नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्कॉलर एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो लेक्चर 6 में एक नए कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। कंसेप्ट का जो टाइटल है वो न्यू मार्केटिंग रियलिटीज़ है। सो व्हाट इज़ न्यू मार्केटिंग रियलिटीज़ टुडेज फेस्ड बाय मार्केटर्स एज वेल एज अदर इकोनॉमिक एजेंट्स इन दी business environment of a country. So in the new marketing realities basically two main issues are involved. सबसे पहला इशू जो है सोसाइटियल फोर्सेस हैं एंड सेकंड वन इज़ न्यू कंज्यूमर कैपेबिलिटीज़। तो सोसाइटियल फैक्टर्स कैसे मार्केटिंग रियलिटीज़ को कवर करते हैं और कैसे न्यू कंज्यूमर कैपेबिलिटीज़ जो है एक नई मार्केटिंग वास्तविकता के रूप में उभर चुकी है। तो इन दी सोसाइटियल फोर्सेस हम वेरियस पॉइंट्स जो है कवर करेंगे। पहला जो है नेटवर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड वन इज़ ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स, थर्ड वन इज़ डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट इज़ प्राइवेटाइजेशन ऑफ कंपनीज, इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, इंडस्ट्री कन्वर्जेंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन कंज्यूमर एम्पावरमेंट, कस्टमाइजेशन एंड कंज्यूमर रेसिस्टेंस, retail transformation, and last one is disintermediation and reintermediation. So it is also very very important from forthcoming examination point of view. And in the domain of new consumer capabilities, न्यू कंज्यूमर कैपेबिलिटीज़ के स्कोप में हम सबसे पहले जो है ये कवर करेंगे सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द बाइंग पावर ऑफ कंज्यूमर, सेकंड है ग्रेटर वैरायटी ऑफ अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड है ग्रेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रैक्टिकली एवरीथिंग, नेक्स्ट वन इज़ ग्रेटर ईज इन इंटरेक्टिंग एंड प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर्स, एंड सेकंड लास्ट इज एन एबिलिटी टू कंपेयर नोट्स ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड लास्ट वन एन एनलार्ज्ड वॉइस टू इन्फ्लुएंस पीयर एंड पब्लिक ओपिनियंस. So it was a just a outline about societal forces and new consumer capabilities. So in the next slide we will cover important societal forces. फर्स्ट वन इज़ नेटवर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 21st सेंचुरी को इंफॉर्मेशन एज के रूप में जाना जाता है। सो इंफॉर्मेशन जो एज है या 21st सेंचुरी जो है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 20th सेंचुरी विच इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल एज। सो औद्योगिक जो टाइम पीरियड जो था, इंडस्ट्रियल जो टाइम पीरियड था, उसको उसकी मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या थी कि उसके अंदर लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन किया जाता था, मास कंजम्पशंस के ऊपर फोकस किया जाता था। जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के बाद जो है इन्वेंट्रीज़ का जो है स्टॉक, इन्वेंट्रीज़ जो है लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूसर्स के पास अनसोल्ड रूप में रहती थी, और एड्स एवरीवेयर एंड रैम्पेंट डिस्काउंटिंग, लार्ज स्केल के ऊपर डिस्काउंटिंग को कवर किया जाता था ताकि इस सामान को बेचा जा सके। बट आज का जो टाइम है, 21वीं सदी का जो टाइम है, इसमें कंपनीज किसके ऊपर फोकस करती है? दे फोकस ऑन एक्यूरेट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ना तो वो ओवर प्रोडक्शन करती हैं और ना ही अंडर प्रोडक्शन करती हैं, बल्कि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर उनका फोकस रहता है। मोर टारगेटेड कम्युनिकेशंस को प्रमोट करती हैं और मोर रेलिवेंट प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द टारगेट मार्केट्स वो इन इशूज़ को देखती है। तो इसलिए एक्यूरेट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एक्यूरेट लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस एंड रेलिवेंट प्राइसिंग फॉर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर चार्ज्ड बाय द कंपनीज फ्रॉम द कंज्यूमर्स। सेकेंड वन इज़ ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट। ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस में 3 मेन पॉइंट हैं। एक तो जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, तकनीकी रूप से जो विकास हुआ है, बेसिकली परिवहन के क्षेत्र में, शिपिंग के एरिया में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ऑल दीज चेंजेस have created convenience for companies to capture markets of other countries. They can easily sell their products to the different consumer markets. ओके, सो इसलिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एक ऐसी जगह पर किया जाता है जिस पे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, और होम कंट्री में या किसी होस्ट कंट्री में प्रोडक्शन करके किसी थर्ड कंट्री की मार्केट में या होस्ट कंट्रीज़ की मार्केट में उसको कवर किया जाता है। जैसे इंडिया इज़ ए फेवरेबल मार्केट, क्योंकि सबसे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो यहाँ का पॉपुलेशन साइज़ बड़ा है, तो इस पॉपुलेशन साइज़ बड़ा है तो कंज्यूमर साइज़ बड़ा है, तो आसानी से कंपनीज़ जो है अपना प्रोडक्ट इंडियन मार्केट्स में बेच पाती हैं।
ओके, नेक्स्ट इज़ डीरेगुलेशंस। डीरेगुलेशंस का मतलब है कि जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अपने कंट्रोल को ख़त्म कर दिया है या धीरे धीरे उसको कम करते जा रहे हैं। तो डीरेगुलेशंस का मेन फ़ायदा क्या होता है, बाज़ार में कॉम्पिटिशन्स पैदा होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। सो जैसे इंडिया में क्या है, डोमेस्टिक एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ जो है हैज़ बिन ग्रोइंग वेरी रैपिडली आफ्टर डीरेगुलेशन। 1991 में डीरेगुलेशंस, प्राइवेटाइजेशंस, लिबरलाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए उसका बेनिफिट आज जो है इकोनॉमी को मिल रहा है। तो इसलिए डीरेगुलेशंस जो है उसको हम लिबरलाइजेशन के अंदर कवर करते हैं। सो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। सो मैनी कंट्रीज़ हैव कन्वर्टेड पब्लिक कंपनीज़ को प्राइवेट ओनरशिप में और प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथों में उनको दे दिया गया है। और प्राइवेटाइजेशन से जो है जनरली ये माना जाता है कि एफिशिएंसी बढ़ती है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है और कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से अचीव कर पाती है। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ का, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जिससे इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स भी और फॉरेन कंपनीज़ ने जो है अपना बिजनेस इंडियन टेलीकॉम और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में स्टार्ट किया है। हाइटेंड कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जो ब्रांड मैन्युफैक्चरर हैं, जो ब्रांडिंग के एरिया में काम करते हैं, बेसिकली जो प्रोडक्ट सेल ना करके ब्रांड को सेल करते हैं, तो दे आर फेसिंग इंटेंस कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम डोमेस्टिक प्लेयर्स एज वेल एज फॉरेन ब्रांड्स। सो रिजल्टिंग इट्स कि प्रमोशन का खर्चा बढ़ गया है और कंपनीज़ के प्रॉफिट्स कम हो गए हैं। उसके बाद जो है कस्टमर एम्पावरमेंट, कस्टमर्स, ग्राहक जो है, कस्टमर जो है मार्केट्स के किंग के रूप में उभर चुका है। ओके, आज जो है कस्टमर मार्केट है, न कि सेलर्स की मार्केट है। और ग्रेटर डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन का मतलब है कि कंपनीज़ को कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार करना होता है। और आजकल हर एक मल्टीनेशनल कंपनी कस्टमाइजेशंस की फैसिलिटीज़ कस्टमर्स को ऑफ़र करती है। जैसे एशियन पेंट्स है, ऑलरेडी उसके डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं पेंट्स में कस्टमर्स को दिए गए हैं, फिर भी अगर उसको कोई कलर जो है या पेंट उसकी चॉइस का नहीं है तो वो अपनी कस्टम इंटरेस्ट कंपनी को भेज सकता है और कंपनी उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट दे सकती है। और कंज्यूमर का प्रतिशोध भी बढ़ा है, कंज्यूमर रेसिस्टेंस, क्योंकि आजकल स्टोर्स जो है वो ब्रांड से भरे पड़े हैं। एक कंपनी जो है अगर सोप्स मैन्युफैक्चर कर रही है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, अगर वो साबुन बना रही है तो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो इसलिए कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो इसलिए कंज्यूमर जो है वो अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करते हैं कंपनी के प्रति कि वो जो है कस्टमर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं कि अलग अलग ब्रांड्स को मार्केट में लॉन्च करने के बाद करके। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्री कन्वर्जेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। इंडस्ट्री की जो बाउंड्रीज़ हैं वो आजकल इंडस्ट्री बाउंड्रीज़ जो है वो ख़त्म हो रही हैं, उनकी आपस में बहुत तेज़ी से जो है इंडस्ट्रीज़ आपस में मर्ज हो रही हैं। तो इसलिए पहले तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्टली यही डेफिनेशंस प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है। इंडस्ट्री बाउंड्रीज आर ब्लरिंग एट एन इनक्रेडिबल रेट एज कंपनीज आर रिकॉग्नाइजिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर इंडस्ट्रीज़। दो या दो से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यदि एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर मर्ज हो रही हैं और वो एक कॉमन प्रोडक्ट मार्केट के लिए तैयार करती हैं, वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग ना करके अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम इंडस्ट्री कन्वर्जेंस बोलते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो एक टाइम में वो केमिकल कंपनीज़ के रूप में जानी जाती थी, बट नाउ ए डेज़ उनको आज बायोजेनेटिक रिसर्च कैपेसिटीज़ के रूप में जाना जाता है। तो ये वो आजकल वो नई ड्रग्स फॉर्मुलेट कर रही हैं, न्यू कॉस्मेटिक डिज़ाइन कर रही है जिसको कॉस्मोनोटिकल बोला जाता है, न्यू फूड्स जो है मार्केट में लॉन्च कर रही है जिसको न्यूट्रीशूटिकल के रूप में जाना जाता है। अनदर एग्जांपल जैसे एक कंप्यूटिंग इंडस्ट्री है, अनदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओके, दे आर कन्वर्जिंग विद वन अनदर। तो जैसे कंप्यूटर के जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जैसे डेल, गेटवे, HP, वो एक ऐसे प्रोडक्ट्स को जो है लॉन्च कर चुकी हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इंटरटेनमेंट प्रोडक्ट के रूप में कि वो MP3 प्लेयर से प्लाज्मा टीवी को लॉन्च उन्होंने कर दिया है। जैसे अगर हम एक LCD का एग्जांपल लें तो उसमें गूगल भी चलता है, तो आप उसमें एक साथ म्यूजिक भी देख सकते हैं। तो इसलिए मल्टी फंक्शनल जो है प्रोडक्ट आजकल हो गए हैं। तो दे बिलोंग्स टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, नॉट टू ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज डिसइंटरमीडिएशन एंड रीइंटरमीडिएशन। डिसइंटरमीडिएशन का मतलब होता है कि इंटरमीडिएरीज की संख्या को कम करना। अगर आप पहले इनडायरेक्टली
मार्केट में अप्रोच कर रहे हैं, तो अब आप इनडायरेक्टली ना होके डायरेक्टली कंपनी जो है कस्टमर से जुड़ती हैं। सो जैसे पहले अगर आपका फिजिकल बिजनेस मॉडल है, स्टोर्स के थ्रू आप सामान बेच रहे हैं, तो अब आप ऑनलाइन बेचना स्टार्ट करेंगे। ओके। और री इंटरमीडिएशन का मतलब होता है, उसका विपरीत होता है कि आप इंटरमीडिएरीज की संख्या को बढ़ा रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स के बीच में वेरियस इंटरमीडिएरीज जो है रोल प्ले करते हैं। तो मैनी जैसे ऑनलाइन कंपनीज हैं, दे हैव क्रिएटेड डिसइंटरमीडिएशन इन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय इंटरवेनिंग बिटवीन ट्रेडिशनल फ्लो ऑफ गुड्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सो इसका मतलब पहले देखिए, डिसइंटरमीडिएशन आपका प्योरली फिजिकल मॉडल है, प्योरली स्टोर्स के थ्रू आप बेच रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन बेचना स्टार्ट करते हैं तो इसको आप डिसइंटरमीडिएशंस कहा जाता है। और री इंटरमीडिएशन का मतलब है कि यदि आप ऑनलाइन बेच रहे हैं तो आप स्टोर्स के थ्रू बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे lenskart.com, स्टार्टिंग में इसने ऑनलाइन बिजनेस मॉडल को अडोप्ट किया, उसके बाद आजकल ये जो है स्टोर्स के थ्रू भी अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे डाबर है, पहले स्टोर्स के थ्रू बेचते हैं, तो आजकल वो क्लिक मॉडल को उन्होंने अडोप्ट किया हुआ है। तो ये जो डिसइंटरमीडिएशन एंड री इंटरमीडिएशन, दीज आर द रियलिटीज़ ऑफ टूडेज मार्केट। ओके, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीवियस यूजीसी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए, इंडस्ट्री बाउंड्रीज आर ब्लरिंग एट एन इनक्रेडिबल रेट एज कंपनीज आर रिकॉग्नाइजिंग दैट न्यू अपॉर्चुनिटीज लाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर इंडस्ट्रीज। तो ये जो क्वेश्चन जो है इंडस्ट्री कन्वर्जेंस के ऊपर पूछा गया है, दिसंबर 2015 में जो कॉमर्स का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो इंडस्ट्री कन्वर्जेंस के ऊपर पूछा गया है। और इसके लिए जो रेफरेंस हमने यूज़ किया है, फिलिप कोटलर और केविन लेन केलर का जो बुक है, उसके पेज नंबर 14 एंड 15 के ऊपर ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। और थैंक यू वेरी मच। इन द लास्ट, अगर आपको नोट्स चाहिए डिटेल्स में, तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।